अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम विजन बाय राजा आतिफ जुल्फ़कार के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। ले जनाब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो इस वक्त वफाक और पंजाब में हुकूमत के अंदर है ने मिड टर्म इलेक्शन में जाने का फ़ैसला किया है। ये क्या मामला है, ये क्यों मिड टर्म इलेक्शन में जाने का उन्होंने फ़ैसला किया है और इस सिलसिले में क्या हदायत जारी की हैं, ये आपके साथ इस प्रोग्राम में हम शेयर करेंगे। और फिर जस्टिस यहया आफरीदी 6 जजेस के मामले पे जो आज खुद नोटिस लेकर 7 रुकनी बेंच बनाया गया था, उस बेंच से अलग हो गए हैं और बहुत अहम वजह बताकर अलग हुए हैं। ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर जनाब, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने बुशरा बीबी और इमरान खान को दे दी है ईदी। वो ईदी कैसे दी है, ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले हमारे जितने भी सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, आप लोग जहाँ जहाँ से भी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, आप सबको ईद की खुशियाँ मुबारक हों। और आज ईद का दिन है और ईद के दिन में जहाँ आप अपने अजीज़ व अकारब के लिए दुआएं करते हैं, अपने आप के लिए दुआएं करते हैं, पाकिस्तान के लिए भी दुआएं कीजिएगा, पाकिस्तान के मईशत के लिए भी दुआएं कीजिएगा, पाकिस्तान के दिफा के लिए, सलामती के लिए भी दुआएं कीजिएगा। और हमारे इस चैनल न्यूज़ टू यू के लिए भी ज़रूर दुआ कीजिएगा। ये हमारी आपसे एक खसूसी गुजारिश है। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जनाब, मेरा ख्याल है ईदी की बात कर लेते हैं पहले। ले जनाब, होता ये है कि जो जेल के मामलात होते हैं वो बाकी दुनिया से एक अलग दुनिया होती है। वहाँ पर जेल के अंदर अलग ही मामलात होते हैं, सिवाय उन कैदियों या हवालातियों के जो अंदर कोई गड़बड़ करते हों, अंदर कोई मस्तियाँ करते हों, उनको तो छोटी छोटी चक्कियों में बंद किया जाता है। लेकिन उसके अलावा बड़ी बड़ी बैरकें होती हैं जहाँ पे बहुत सारे कैदी इकट्ठे होते हैं और सुबह फजर के बाद वो बैरकें खोली जाती हैं, रात तकरीबन 8 बजे वो बंद कर दी जाती हैं। और पूरा दिन जो है वो कैदी किसी भी जेल के अंदर, ये किसी एक जेल की बात नहीं कर रहा, वो अब घूमते फिरते रहते हैं जेल के अंदर। किसी को डॉक्टर के पास जाना होता है, वो अस्पताल चला जाता है, कोई अपने कपड़े धो रहा है, कोई मुख्तलिफ कोई गेम्स खेल रहे हैं, कुछ एक्सरसाइज कर रहे हैं। मतलब ये एक जेल के अंदर का एक अलग माहौल होता है। इसी तरह जेल के अंदर कवानीन भी अपने अपने होते हैं। और वैसे ये आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बताता चलूँ कि ये जो जेल का अमला होता है ये तादाद में बहुत कम होता है और फिर 3-4 शिफ्टों में उन्हें काम करना होता है। तो ये जो कैदियों पर कंट्रोल कायम रखने के लिए कैदियों के अंदर से ही बंदे मुंतखब करते हैं जिनको आमतौर पर नंबरदार कहा जाता है। तो वो उनकी मामलत से ये सारा सिस्टम चलाया जाता है। लेकिन जेलों के अंदर जो ईद पर मामलात होते हैं वो भी हम आपके साथ शेयर करते हैं कि जो ईद के मामलात होते हैं कि जो लास्ट वर्किंग डे होता है ईद से पहले, जो भी गेस्टेड हॉलीडे गवर्नमेंट अनाउंस करती है उसके लास्ट वर्किंग डे पर ही मुलाकातें होती हैं, या उसके बाद जब ईद की छुट्टियां हो जाती हैं तो ईद की तातीलात ख़त्म होने के बाद जो फर्स्ट वर्किंग डे होता है उस पर मुलाकातें होती हैं कैदियों और हवालातियों की अपने अहल खाना के साथ, जो जो भी लोग भी उनसे मिलने के लिए अजीज़ व अकारब जेलों में जाते हैं। लेकिन इस बार जनाब थोड़ा सा काम मुख्तलिफ हो गया। मुख्तलिफ इस तरह हो गया कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने जी कुछ अहकामात जारी किए हैं और वो अहकामात उन्होंने ये जारी किए हैं कि इस बार ईद के दिन और ईद से अगले दिन ये 2 रोज़ भी जो हैं वो कैदियों से और हवालातियों से उनके एज अहल खाना मुलाकात कर सकेंगे। ना सिर्फ ये कि वो मुलाकात कर सकेंगे बल्कि इन्हीं 2 दिनों के अंदर कैदी जो हैं वो अपने अहल खाना को, अपने अजीज़ व अकारब को टेलीफ़ोन भी कर सकेंगे जेल के अंदर से। जेलों के अंदर अब उन्होंने बूथ बना दिए हैं इस गवर्नमेंट ने, जब से मरियम नवाज शरीफ साहबा की हुकूमत आई है। और उसके अलावा एक और जो रियायत दी गई है वो ये दी गई है कि जो अहल खाना कैदियों के ईद के दिन या उससे अगले दिन अपने प्यारों से मिलने के लिए जेलों में आएंगे तो वो अपने साथ उनके लिए खाना और मिठाई भी ला सकते हैं, जो इससे पहले पाबंदी होती थी। तो ये एक रिलैक्सेशन दी गई है पूरे पंजाब के जितने भी जेलों के कैदी हैं उन सबको। अच्छा, अब ये जनाब सहूलत फिर इमरान खान को भी मिलेगी, बुशरा बीबी को भी मिलेगी और जितने सियासी कैदी हैं उनको भी मिलेगी। तो ये एक हम ये कह सकते हैं कि मरियम नवाज शरीफ ने अपने जो सियासी मुखालिफ हैं इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को ईद के मौके पर ये ईदी दी है कि वो जनाब उनके अजीज़ व अकारब मिल सकते हैं और खा पी भी सकते हैं, वो उनके लिए सामान भी लाया जा सकता है। इससे पहले वैसे मैंने अपने तौर पे ना आपके मालूमात के लिए इन्फॉर्मेशन हासिल की थी। अभी ये मरियम नवाज शरीफ की अनाउंसमेंट नहीं आई थी, ये गुज़श्ता रात ही आई है लेट नाइट। तो उससे पहले जब मैंने पता किया तो वैसे तो ये होता है कि वो जेलों में मुलाकातें नहीं होती ईद पर, और ये मुझे पता चला कि बुशरा बीबी से मुलाकात के लिए उनकी फैमिली के किसी मेंबर ने
कोई दरख्वास्त नहीं की थी, कोई होता ना, एक बंदा एफर्ट करता है कि जी वो मिलने दें, हो सकता है मुलाकात हो जाए, क्योंकि इस ध्यान में रखिएगा कि वो हैं तो बनी गला में, लेकिन वहाँ पर जो जिनकी तहवील में है वो अडयाला जेल पुलिस जो है जेल हुकाम की तहवील में है। वहाँ पर जो भी असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट या डिप्टी सुपरिटेंडेंट जो भी तैनात है उसका स्टाफ होगा, वहाँ पर ख़वातीन स्टाफ भी होंगे यकीनन, चूँकि खातून कैदी हैं, तो वहाँ पर जो कंट्रोल है वो जेल इंतज़ामिया का ही होता है। तो जो भी मुलाकात का तरीक़ाकार होता है तो उस वहाँ पर वही रूल्स एंड रेगुलेशंस लागू होते हैं जो कि जेलों के अंदर होते हैं। लिहाजा जो सब जेल या जिस जगह को करार दिया गया हो वहाँ पर भी वही कवानीन नाफिज होते हैं। तो अब जब ये ख़बर उनको मिली होगी, ये जो मरीम नवाज शरीफ साहब ने इन समेत सारे पंजाब के कैदियों को ईदी दी है, तो अब मुमकिन है कि उनके अहल खाना उनसे मुलाकात करने की कोशिश करें या ख्वाहिश करें और या आ जाएँ मिलने के लिए। तो फिर अब ये है कि उनके ऊपर ये पाबंदी नहीं होगी। इस खबर से आगे बढ़ते हैं जनाब। ये जो जजेस वाला मामला है, ये हम कह सकते हैं कि रायता जो है वो फैलता ही जा रहा है। अब जितने फ़रीक हैं उनका अपना अपना मौक़िफ़ है। हमने आपको गुज़िश्ता रात के प्रोग्राम में बताया था कि जनाब पाकिस्तान बार काउंसिल का क्या मौक़िफ़ है और इस्लामाबाद बार काउंसिल का क्या मौक़िफ़ है, इस्लामाबाद बार एसोसिएशन का क्या मौक़िफ़ है। लेकिन यहाँ पे एक बड़ी अजीब सी ट्विस्ट की सी सूरत हाल है। आपको याद होगा कि ये जब 6 जजेस ने ख़त लिखा था तो उस वक्त उस पर फौरी तौर पर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने उन जजेस को अपने घर बुलाया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी उनके हमरा थे, उनसे बात की इफ्तारी के बाद, और उसके बाद फिर अगले दिन उन्होंने फुल कोर्ट बुलाया। फुल कोर्ट में ये सारा मामला डिस्कस किया। फिर उसके बाद उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात की, जिसमें प्राइम मिनिस्टर और उनकी टीम और चीफ जस्टिस और उनकी टीम मौजूद थे। उनकी टीम में सीनियर जज जो हैं मंसूर अली शाह और रजिस्ट्रार जजीला असलम उनका नाम है ग़ालिबन, जो सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार हैं वो थी, जबकि प्राइम मिनिस्टर की टीम में अटॉर्नी जनरल और वज़ीर कानून थे। तो उसमें ये फ़ैसला हुआ कि जी कमीशन बनाएंगे। कमीशन में मुकर्रर कर दिया गया, लेकिन वो जो रिटायर्ड जज साहब थे तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब, उन्होंने फिर वो उसका इनकार कर दिया। अब जो भी उनके ऊपर दबाव था या नहीं था, जो भी उनका मौक़िफ़ था, लेकिन इस सारी कहानी में ट्विस्ट आता रहा। फिर उसके बाद क्या हुआ, जब उन्होंने इनकार कर दिया, कमीशन बन गया, तय हो गया सीएम और चीफ जस्टिस और पीएम के दरमियान। लेकिन जब वो कमीशन मुकर्रर हुआ तो उसने इनकार कर दिया, फिर एक नया मामला खड़ा हो गया। उधर से वकला ने ख़त लिखने शुरू कर दिए, नहीं जी आप जो हैं वो इसका आज खुद नोटिस लें। तो फिर जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब ने आज खुद नोटिस ले लिया। आज खुद नोटिस लिया तो 7 रुकनी बेंच उन्होंने अपनी सरबराही में बना दिया। अच्छा, अब उस पर भी इतराज़ात शुरू हो गए कि नहीं जी फुल कोर्ट होना चाहिए। तो जो पहले फ़ैसला हुआ था वो भी फुल कोर्ट नहीं में डिस्कस करके हुआ था कमीशन वाला। खैर उस पर जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब का कहना था कि जी ये जो जजेस इस वक्त इस्लामाबाद की जो प्रिंसिपल सीट है वहाँ पर दस्तयाब हैं वही होंगे, बाकी जो कराची रजिस्ट्री में या लाहौर रजिस्ट्री में वो जज तो वहाँ पर हैं, तो दस्तयाब जजेस यही थे। अब नया मामला ये हुआ कि जी गुज़िश्ता रोज़ जो जस्टिस यहया अफरीदी हैं उन्होंने जनाब एक ख़त लिख दिया है और लेटर लिखा है और उनका इमाज़त कर लिया है। अपने आप को उन्होंने उस 7 रुकनी बेंच से अलग कर लिया है। अब इसकी हर जो पार्टी है, हर ग्रुप है, वो अपनी अपनी मर्ज़ी की तावीलें देगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि उन्होंने जिस मेन नुक्ते के ऊपर अपने आप को बेंच से अलग किया है वो नुक्ता है जो हम बार बार आपके साथ इस प्रोग्राम में शेयर करते रहे हैं। जस्टिस यहया अफरीदी ने अपने लेटर में ये जो नुक्ता उठाया, उनका ये कहना है कि हाई कोर्ट्स जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के मातहत नहीं होती और हाई कोर्ट के पास आईन पाकिस्तान की तरफ से इंतज़ामी इख्तियारात भी मौजूद होते हैं। ये ज़हन में रहे कि जो उससे नीचे वाली अदालतें होती हैं सेशन लेवल की या सिविल लेवल की, वो हाई कोर्ट के मातहत होती हैं, लेकिन हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के मातहत नहीं होती। ये अलग बात है कि अगर मैं केस हार जाता हूँ हाई कोर्ट से और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में मैं उस केस के ख़िलाफ़ जाऊँगा तो फिर वो फ़ैसला होगा जो सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि वो बड़ी अदालत है। लेकिन इंतज़ामी एतबार से हाई कोर्ट्स जितनी भी हैं मुल्क के अंदर वो सब अपनी अपनी जगह पे आज़ाद है और उनके पास इंतज़ामी इख्तियारात भी हैं। और उस पर यह है कि वो जजेस के पास उन इंतज़ामी इख्तियारात के तहत कार्रवाई करने का इख्तियार भी है। वो तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर सकते हैं, वो सज़ा सुना सकते हैं। अब मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूँ कि 2 रोज़ पहले की बात है कि जो लाहौर हाई कोर्ट है वहाँ पे एक जज साहब के साथ एक वकील साहब ने मुबैना तौर पे बदतमीज़ी की। तो जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट हैं मलिक शहजाद अहमद घेबा साहब, उन्होंने उसका नोटिस लेकर उसकी समाअत की। 3 घंटे मुसलसल समाअत की, ग़ालिबन 4 घंटे, और सुनने के बाद वकील का भी मौक़िफ़ सुना, 3 गवाहान का बयान भी रिकॉर्ड किया और उसके बाद उनको 6 महीने कैद और 1 लाख रुपये जुर्माने की सज़ा सुना दी। ये वो नुक्ता है जो हम बार बार अर्ज़ करते रहे हैं कि ये जो जज साहिबान 6 जजेस जिन्होंने ये ख़त लिखा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को,
इनका सुप्रीम जुडिशल काउंसिल तो है जी जजेस के ख़िलाफ़ शिकायत का फोरम, जजेस की शिकायत का फोरम तो नहीं है, जज के पास तो अपना इख्तियार है। अब अगर वो मामला जो है वो मातहत अदालत का है तो वो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से रजू कर सकते हैं, लेकिन हाई कोर्ट अस खुद जो है वो बाख्तियार है। तो हमने ये बल्कि आपको 2-4 मिसालें दी थी कि ये इनके पास तो तौहीन अदालत का इख्तियार है। अगर इनको ये मसला है कि जी एग्जेक्टिव इनके मामलात में आज़ादी में मुदाखलत कर रही है या कोई एजेंसी मुदाखलत कर रही है तो उसको तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर सकते हैं, तलब कर सकते हैं अदालत में। और मैंने ये मिसाल भी दी थी कि जी वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ जब थे निगरान वज़ीर-ए-आज़म तो उनको तलब किया गया लापता अफराद के केस में, और उनको आए वो पेश हुए। और उसके अलावा भी जो आज तक इनके अपने इख्तियार ये भरपूर इस्तेमाल करते थे, तो यहाँ पे ये पुरस्रारियत पैदा हो जाती थी कि ये क्यों उन्होंने अपना इख्तियार इस्तेमाल नहीं किया और वो ख़त क्यों लिखा। तो उसके पीछे फिर बहुत सारे लोगों का ये भी ख्याल है कि जी इसके पीछे सियासी जो है वो मकासद है, और जो पाकिस्तान बार काउंसिल ने भी यही इसमें कहा था और बहुत सारे लोगों का भी यही मौक़िफ़ है। तो उन मकासद के हसूल के लिए फिर एक अजीब सी जंग शुरू होगी, वकला में भी तकसीम आ गई। अच्छा, वकला में तकसीम की एक बहुत अहम वजह यह भी है कि ये जो 6 जजेस ख़त लिखने वाले हैं ना, ये 6 जजेस हैं सिटिंग जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, ये अपना काम कर रहे हैं। अब वकला आम तौर पे ये देखा गया है कि वो सिटिंग जजेस को नाराज़ नहीं करते, उनके भाई केस लगने होते हैं रोज़ उनके पास, तो वो फिर जो एक चांस होता है कि वो लोग उनके साथ स्टैंड करेंगे। अब वो एग्जेक्टिव या इंटेलिजेंस एजेंसियों के साथ तो नहीं स्टैंड करेंगे, लेकिन अगर कोई कर रहे हैं तो फिर उसका मतलब है कि वो किसी असूल की बुनियाद पे कर रहे होंगे। तो यहाँ पे जो जस्टिस जज आफरीदी ने इसी पॉइंट के ऊपर अपने आप को इस इख्तियार से लाके उनका कि जी मेरे ख्याल के मुताबिक ये मामला सुप्रीम कोर्ट का जो अज़ खुद नोटिस का इख्तियार इस्तेमाल करने का नहीं है, क्योंकि ये इख्तियार उन 6 जजेस के पास भी मौजूद है तौहीन अदालत का, जिस पर वो कार्रवाई कर सकते थे। तो उनको खुद कार्रवाई करनी चाहिए या उनको खुद कार्रवाई करनी चाहिए थी, सुप्रीम कोर्ट को इसमें नहीं करना चाहिए। ये एक जुडिशल लेवल पर इस चीज़ को नहीं हैंडल करना चाहिए, ये एक इंतज़ामी मामला है। ये वो बुनियादी नुक्ता है जिस पर जस्टिस जज आफरीदी ने अपने आप को इसे अलग किया है। लेकिन चांद रात के मौके पर इस खबर का ब्रेक होना तो बस फिर एक जैसे कहते हैं ना कि लोगों को खबर मिल गई डिस्कस करने के लिए, और हर बंदे ने अपने अपने सारे मामले के ऊपर इस पे ख्यालात का इज़हार किया। तो अगली खबर की तरफ चलते हैं जनाब। मैंने जो थंबनेल में देखा होगा आपने कि मुस्लिम लीग नून ने कबल इस वक्त इलेक्शन में जाने का फ़ैसला कर लिया है जनाब। ये फ़ैसला क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, इसकी हम कुछ वजूहत आपके साथ शेयर करने की कोशिश करते हैं। मुस्लिम लीग नून इस वक्त हुकूमत में है, प्राइम मिनिस्टर मुस्लिम लीग नून का है, स्पीकर कौमी असम्बली मुस्लिम लीग नून का है, पंजाब में हुकूमत मुस्लिम लीग नून के पास है। लेकिन उसके अलावा अब इनके साथ जो शेयर होल्डर है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। कहने को उनके पास कोई वजारत नहीं है वफाक में, लेकिन चेयरमैन सेनेट भी उनका है, सदर ममलिकत भी उनका है, 2 सूबों की वजारत आला भी उनके पास है और 2 सूबों के गवर्नर भी उनके लगेंगे। उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मुस्लिम लीग नून वैसे भी यहाँ पर एक जिसे कहते हैं कि इल्ज़ाम ही अपने साथ ले लिया कि जी हम हुकूमत में हैं, जबकि हुकूमत में ना होने के बावजूद भी बेनिफिशरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि मुस्लिम लीग नून को पाकिस्तान की दीगर जमातों की तरह इलेक्शन के हवाले से कुछ रिजर्वेशंस भी हैं। जो लोग इलेक्शन हार गए उनको भी रिजर्वेशंस हैं। फिर नवाज शरीफ साहब जिनके बारे में पहले कहा गया कि जी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, वो नहीं बने, वो ख़ुद हुकूमत में नहीं आए और शहबाज शरीफ बन गए, और मरीम वज़ीर आला पंजाब बन गई। नवाज शरीफ जो है फिर कहा गया जी वो बाहर चलेंगे, वो नहीं गए, वो जाती उम्रा में बैठे हुए हैं, कभी कभार किसी इजलास में भी शरीक हो जाते हैं, वोट डालने भी आ जाते हैं सेनेट वगैरह के इलेक्शन में, लेकिन उसके अलावा वो खामोश हैं। अब हमने जनाब ये चेक किया कि इन दिनों नवाज शरीफ साहब की वहाँ पे मुसलसल अपनी पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातें खामोशी के साथ जारी हैं। वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो लोगों को समझ नहीं आ रही। अब जैसे राना सनाउल्लाह साहब, जावेद लतीफ़, इस तरह के लोग जो मीडिया पर आके बात कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे नुक्ते उठा रहे हैं जो बड़े चुभते हुए हैं। तो आम तौर पे ये समझा जाता है कि शायद ये पार्टी के अंदर इख्तलाफात हैं, लेकिन हमारे ज़रिए का ये कहना है कि अब जैसे गुज़िश्ता रोज़ मियां जावेद लतीफ़ की नवाज शरीफ से 1-on-1 मुलाकात हुई है। अब अगर बंदा ये कहे कि उसके बाद जावेद लतीफ़ साहब अगर जाके कोई बात कर रहे हैं तो उसमें वो नवाज शरीफ की पार्टी पॉलिसी लाइन से ख़िलाफ़ जा रहे हैं, तो ये तो हो नहीं सकता। अगर कोई ये कहे कि राना सनाउल्लाह जो बात कर रहे हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पॉलिसी लाइन से ख़िलाफ़ जा रहे हैं, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। वो उनके पंजाब के सदर हैं, ठीक है कि वो इलेक्शन में इस दफ़ा कामयाब नहीं हो सके, जो भी वजह थी उसकी, लेकिन बहरहाल वो जो भी बात कर रहे हैं उनको आप इस तरह ईज़िली जाने नहीं दे सकते। अब जो ज़राए ने इंकशाफ किया है कि जनाब ये कहा जाता है ना कि शहबाज शरीफ साहब हुकूमत लेना चाहते थे और नवाज शरीफ नहीं लेना चाहते थे, तो ऐसी बात नहीं है। अब ज़राए का ये कहना है कि ये जब
इलेक्शन हो चुके थे और मतलूबा सीटें जितनी इनका ख्याल थी कि हम आज खुद अकेले हुकूमत बनाने की पोजीशन में होंगे, उतनी इनको जिस भी वजह से नहीं मिली। तो उसके बाद फिर इन्होंने ये फ़ैसला किया कि जी हम हुकूमत में नहीं जाएंगे। शहबाज शरीफ ने भी ये फ़ैसला किया। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आम तासुर ये है कि शहबाज शरीफ चाहते थे हुकूमत बनाई जाए, नवाज शरीफ नहीं चाहते थे, लेकिन यहाँ पर सिचुएशन कुछ और है। यहाँ पर अब पता चला है कि जी शहबाज शरीफ भी हुकूमत लेने के मुखालिफ थे, लेकिन नवाज शरीफ ने यह फ़ैसला किया कि नहीं, आप हुकूमत लें, हुकूमत चलाएँ, और पंजाब में मरीम चलाएगी, मरकज़ में शहबाज शरीफ चलाएँगे। तो ये फ़ैसला नवाज शरीफ का फ़ैसला है। अब ज़राए का ये कहना है कि जी ये जो शहबाज शरीफ साहब हैं, जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी बता दिया है, नवाज शरीफ ने भी बता दिया है, मरीम नवाज शरीफ को भी और पीएम को भी, कि जी ये हुकूमत हमने को 5 साल नहीं करनी। अब ये एक फ़ैसला हुआ है। अब देखते हैं इसके ऊपर अमल दरामद ये कैसे करते हैं कि जी हमने कबल वक्त इलेक्शन में जाना है, मिड टर्म इलेक्शन में जाना है। इसमें ये इंपॉर्टेंट बात है कि इन्होंने टाइम क्या बताया। शहबाज शरीफ ने अपनी काबीना को और मरीम नवाज शरीफ साहबा ने अपनी काबीना को ये कहा है कि जी हमारे पास 2 साल का टाइम है। आपने जो भी परफॉर्मेंस दिखानी है, जो भी कारकर्दगी करनी है, जो भी आपने पार्टी को स्ट्रांग करना है, आपने मईशत को बेहतर करना है, आपने इंतज़ामी अमूर बेहतर करने हैं, ये सब आपके पास 2 साल है। 2 साल के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून असम्बलियाँ तोड़ देगी और मिड टर्म इलेक्शन में जाएगी। तो ये जनाब एक बड़ी खबर थी। हमने कहा ईद का मौका है, तो वैसे तो आमतौर पे ईद के मौके पे व्लॉग्स वगैरह कम ही होते हैं, और आज भी मेरा ये व्लॉग है, और कल एक प्रोग्राम है जी बड़ा खसूसी। आप बड़े मारूफ जर्नलिस्ट हैं, व्लॉगर हैं, एंकर पर्सन हैं, गौर भट्ट साहब, उनके साथ एक मेरा प्रोग्राम होगा ईद के, स्पेशल प्रोग्राम ईद के दूसरे दिन, वो आप देखिएगा। तो आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।